Let's start section 1.3 that is propositional equivalences. इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन डिस्कस की थी और कंपाउंड प्रोपोजिशंस की ट्रूथ वैल्यूज कंप्यूट की थी। कंपाउंड प्रोपोजिशन जब हम ट्रूथ वैल्यूज कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज आती है। या तो ऐसा हो सकता है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू सबकी सब टी हो, या ये हो सकता है कि उसकी ट्रूथ वैल्यू सबकी सब फॉल्स मीन एफ हो, या ये हो सकता है कि ट्रूथ वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज जो है ट्रू दैट इज टी हो और जो कुछ वैल्यूज फॉल्स मतलब कि एफ हो। सो इन्हीं तीन किस्मों की वजह से हम कंपाउंड प्रोपोजिशन को जो है कैटेगराइज करते हैं। सी द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज टोलॉजी। अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड अ टोलॉजी। मतलब ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसकी ट्रूथ वैल्यू सबकी सब टी हो उसको हम टोलॉजी कहेंगे। A compound proposition that is always false is called a contradiction. एक ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसकी ट्रूथ वैल्यू सबकी सब एफ हो उसको हम कॉन्ट्रडिक्शन का नाम देंगे। एंड द थर्ड वन इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज नाइदर a tautology nor a contradiction is called a contingency. मतलब एक ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसकी ट्रूथ वैल्यूज में दोनों तरह के आंसर आते हों, टी भी आते हों और एफ भी आते हों, तो ऐसी प्रोपोजिशन को कॉन्टिजेंसी कहेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। फॉर टू propositions P and Q, let's see the following compound proposition. The first one is P disjunction negation of P, P conjunction negation of P, and the third one is P conjunction Q. ये हमने तीनों प्रोपोजिशंस को लिस्ट किया है विद द नेम ऑफ स्टेरिक। और क्वेश्चन ये है कि इन स्टेरिक डिसाइड वेदर दे आर टोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। तो आपको इसमें से डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी कंपाउंड प्रोपोजिशन टोलॉजी है, कौन सी कॉन्ट्रडिक्शन है और कौन सी कॉन्टिजेंसी है। अगर आप इन तीनों की डेफिनेशन देखें तो इसी के अंदर जो है वो आंसर लिखा हुआ कि आप कैसे कंप्यूट करेंगे। दैट इज ऑलवेज ट्रू, फॉल्स और नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। इसका मतलब है कि हमें कंपाउंड प्रोपोजिशन का जो है वो ट्रूथ टेबल कंप्यूट करना चाहिए। So here we compute the truth table of these three propositions. Possible values of P, possible values of Q, negation of P, P disjunction negation of P, P conjunction negation of P and P conjunction Q. So ये एक ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन है जिसकी ट्रूथ वैल्यू सबकी सब टी है। इसका मतलब है ये कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है ये टोलॉजी है। सिमिलरली ये हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है इसकी ट्रूथ वैल्यू सबकी सब एफ है। इसका मतलब है कि ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एंड द थर्ड इज यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू टी है और तीन जो वैल्यूज है वो एफ है। तो इसमें हमारे पास मिक्सचर है टी और एफ का, दैट मीन्स जो हमारे पास ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है ये कॉन्टिजेंसी है। लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस। इनफैक्ट इसी कंटेंट की वजह से इस सेक्शन का नाम है प्रोपोजिशन इक्विवेलेंसेस। So two compound propositions P and Q are called logical equivalent if P biconditional logical operator Q is tautology. यहाँ पर P और Q सिंगल प्रोपोजिशन नहीं है बल्कि P इटसेल्फ एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है और Q इटसेल्फ एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है। सिंगल भी हो सकती हैं बट जनरली हम यहाँ पे दोनों को कंपाउंड लेके डिफाइन कर रहे हैं टर्म को। So these two are logical equivalent if this compound proposition is tautology। मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यूज सब की सब अगर T आए तो तब हम कहेंगे कि P और Q जो लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं। और लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन के लिए हम एक स्पेशल जो है नोटेशन यूज करते हैं। फॉर लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस P and Q we use notation P, these three small parallel line segments and then Q. Question: use truth table
जो कि फ़िलहाल हमारे पास यही एक तरीका है कंप्यूट करने का या डिसाइड करने का कि दो प्रोपोजिशंस जो हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं। यूज ट्रूथ टेबल टू प्रूव दैट P एंड Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। सो P हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी प्रोपोजिशन है, Q हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी प्रोपोजिशन है, लेकिन ये F के बारे में यहाँ मेंशन नहीं किया और कि F क्या है। सो F एक ऐसी प्रोपोजिशन है जिसका आंसर हमेशा ही फॉल्स, मतलब कि उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा F आती है, इसलिए सिंपली उसको F से डिनोट किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही अभी अभी क्वेश्चन में यहाँ पे अगर T लिखा हुआ था तो उसका मतलब है कि वो एक ऐसी प्रोपोजिशन है जिसका आंसर हमेशा ही T आता है, ट्रू आता है उसकी ट्रूथ वैल्यू। सो P हैज़ टू पॉसिबिलिटीज T एंड F. This F has only one answer और ट्रूथ वैल्यू F एंड F। यहाँ पे हमने P डिस्टिंक्शन F कंप्यूट किया है और यहाँ पे P बाय कंडीशनल ऑपरेटर Q कंप्यूट किया है, और यहाँ पे सब की सब जो ट्रूथ वैल्यूज हैं उनके पास T आई हैं। इसका मतलब है ये कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है ये टोपोलॉजी, दैट मीन्स P एंड Q आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। हमने इसको सिंबलाइज किया है, P लॉजिकल इक्विवेलेंट टू Q। ये आपकी बुक जो है वहाँ से मैंने टेबल कॉपी किया है तो डिस्कस करने के लिए। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ लॉजिकल इक्विवेलेंसेस मेंशन है और साथ में उनके जो है वो लॉ लिखे हुए हैं, आइडेंटिटी लॉ, डोमिनेशन लॉ, अडैम्पटेंट लॉ, डबल नेगेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और नेगेशन लॉ। सो लेट्स डिस्कस कि आप इसको जो है वो याद कैसे रखेंगे और इनका मीनिंग क्या है। यहाँ पे राइट साइड पे मैंने एक जो है वो की जनरेट की है ताकि आप लॉ को जो है वो याद भी रख सकें बाय नेम, और मैथमेटिकली इनका क्या मीनिंग है आप वो भी लिस्ट कर सकें। ओके, ये जो टी लिखा है ये एक ऐसी प्रोपोजिशन है जिसका आंसर हमेशा ट्रूथ मीन्स टी आता है। एफ एक ऐसी प्रोपोजिशन है जिसका आंसर हमेशा फॉल्स या एफ आता है, और पी एंड क्यू आर आर्बिट्रेरी प्रोपोजिशंस, और बाकी जो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए हुए हैं वो कंजक्शन है, डिस्टिंक्शन है और नेगेशन यूज़ किया हुआ है। अब इनको याद रखने के लिए आपने रिलेट कैसे करना है विद नोटेशन ऑफ सेट्स। जैसे आप सेट्स पढ़ते हुए यूनिवर्सल सेट, उसका सबसेट और उसके जो ऑपरेशंस पढ़ते हैं उसमें हम यूनियन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं और कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। तो आपने टी है इसको रिलेट करना है यूनिवर्सल सेट के साथ। कीप इन माइंड कि टी इज लाइक अ यूनिवर्सल सेट। पी जो हमारे पास आर्बिट्रेरी प्रोपोजिशन है इसको आपने रिलेट करना है आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। एफ को आपने रिलेट करना है नल सेट के साथ। कंजक्शन को आपने रिलेट करना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के साथ। डिस्टिंक्शन को आपने रिलेट करना है यूनियन ऑफ सेट्स के साथ, और नेगेशन ऑपरेटर को आपने रिलेट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के साथ। तो इस सेंटेंस को अगर हम सेट की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आएगा, पी जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अगर हम ऐसे सेट का इंटरसेक्शन लें यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर इज दिस सेट। सो यहाँ पर हम इसको जो है वो पी लिखेंगे, दीज टू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम किसी भी सबसेट का यूनियन लें नल सेट के साथ तो आंसर इज दिस सेट। और इन दोनों जो रूल्स हैं या लॉ हैं इनका नाम आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ में टी और एफ इस पर जो है वो अफेक्ट नहीं करता है। आंसर इज दिस सबसेट। डोमिनेशन लॉ, अगर आप इसको सेट की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहें तो ये क्या होगा, अ सबसेट यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो आंसर इज यूनिवर्सल सेट। अ सबसेट इंटरसेक्शन नल सेट एंड द आंसर इज नल सेट। और इन दोनों लॉज को हमने डोमिनेशन लॉज इसलिए कहते हैं कि P इज़ आर्बिट्रेरी, P की वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, लेकिन ये T और F इस प्रोपोजिशन के ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं, इस
इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका आंसर टी हो या एफ हो, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता टी हो या एफ हो, आंसर इज ऑलवेज दिस साइड। इन्हें कहते हैं कि डोमिनेशन लॉज। कि अडेम्प्टेंट लॉज में भी अडेम्प्टेंट का वर्ड जो है वो आपने मैट्रिसेस की लैंग्वेज में सुना हो। जैसे हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, सो इफ़ ए इज़ आ मैट्रिक्स एंड ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को अडेम्प्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर हम इसको से रिलेट करें तो उसमें ए स्क्वेयर का मीनिंग था कि आप ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो दो हैं, कंजक्शन है या डिस्टिंक्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ए की प्रोपोजिशन को अपने साथ कंजक्शन लगा रहे हैं और ए की प्रोपोजिशन को अपने साथ जो है वो डिस्टिंक्शन लगा रहे हैं। सो अगर हम इसको सेट की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, जो इनफैक्ट एक याद रखने का तरीका है, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, अ सेट यूनियन विद इटसेल्फ। तो आंसर क्या आएगा, द सेट इटसेल्फ, अ सेट इंटरसेक्शन विद इटसेल्फ। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, द सेट इटसेल्फ। और इसको हम जो है वो अडेम्प्टेंट लॉ कहेंगे। ओके, negation of P is logical equivalent to P। और अगर हम इसको जो है वो सेट की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज द सेट इटसेल्फ। इसको हम डबल नेगेशन कहेंगे बिकॉज हमने दो दफ़ा यहाँ पे जो है नेगेशन ऑपरेटर यूज़ किया है। ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ हम जो है वो सेट थ्योरी की लैंग्वेज में क्या होता है, दैट इज़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सेम जो है यहाँ पे P डिस्टिंक्शन Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू Q डिस्टिंक्शन P एंड P कंजक्शन Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू Q कंजक्शन P। एसोसिएटिव लॉ जो है वो हमारे पास सेट की लैंग्वेज में क्या है, दैट इज़ ऑलवेज बिटवीन थ्री ऑब्जेक्ट्स और थ्री सेट्स, और उनके दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन होता है या जो सेट ऑपरेशन होता है वो सेम होता है। जैसे हम तीन सेट के दरमियान या तो यूनियन कंप्यूट करते हैं या फिर तीन सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन कंप्यूट करते हैं, बट द ऑर्डर इज़ फॉर द पैरेंथेसिस कि आप पहले किन दो सेट्स को यूनियन या इंटरसेक्शन करते हैं। तो जैसे हम सेट्स की लैंग्वेज में A यूनियन B एंड देन यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C कंप्यूट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी P disjunction Q and then distinction with R is logical equivalent to P distinction Q distinction R। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम सेट्स में पढ़ते हैं दैट इज़ बिटवीन थ्री ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उसमें जो सेट के ऑपरेशन हैं वो दो यूज़ हो रहे होते हैं, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। सो इसको हम जो है वो सेट की लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो बिल्कुल ये जो सेम जो रूल है सिमिलर यहाँ पर भी है बिटवीन दीज टू लॉजिकल इक्विवेलेंट कंपाउंड प्रोपोजिशंस एंड बिटवीन दीज टू लॉजिकल कंपाउंड प्रोपोजिशंस। डी मॉर्गन्स लॉ हम सेट की लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is complement of A union complement of B and complement of A union B is equal to the complement of A union complement of B। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे कंजक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है डिस्टिंक्शन में और यहाँ पे डिस्टिंक्शन कन्वर्ट होती है कंजक्शन में। तो यहाँ पे इनफैक्ट कंजक्शन आना था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। Absorption law is like A union B intersection C, A union A intersection B। A intersection B जो है इनफैक्ट लाई करता है A के अंदर, तो अगर आप इसको साथ यूनियन लेंगे तो ये P ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही A intersection B union A union B, सो A union B is a bigger set और ये जो P है बिकॉज इसका सबसेट है, तो जब इसे इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर हमारे पास P ही आएगा। तो दीज आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ।
एंड दीज आर कॉल्ड द नेगेशन लॉ। अगर हम किसी भी सेट की यूनियन करेंगे उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, सो आंसर इज द यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स टी। और अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे उस कॉम्प्लीमेंट के साथ, सो आंसर इज द नल सेट, दैट मीन्स दिस एफ। सो ये इनफेक्ट याद रखने का तरीका है इन लॉज को, with the help of operations between sets and the universal set. Okay, so here is a question: do we have other ways to prove or check logical equivalencies other than computing truth table? Let's say एक हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है, उसमें दो प्रोपोजिशन इन्वॉल्व हो रही हैं और उसके लिहाज से हमारी रोज कितनी कंप्यूट होंगी, 2⁻², 4 रोज कंप्यूट होंगी। अगर हमारे पास 3 प्रोपोजिशंस हैं तो दैट मीन्स के उनसे जो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनती है उससे 2⁻3, दैट मीन्स 8 रोज जो है वो कंप्यूट करना पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक कंपाउंड प्रोपोजिशन के अंदर आप इंक्रीज करते जाएंगे प्रोपोजिशंस को, तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, आपको ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ रोज जो है वो कंप्यूट करना पड़ेंगे। तो जितनी ज़्यादा उसके अंदर प्रोपोजिशंस होंगी आपको उतनी ज़्यादा जो है वो रोज कंप्यूट करना पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रूथ टेबल से हम उसका आंसर तो कंप्यूट कर लेंगे, लेकिन क्या ट्रूथ टेबल से बेटर हमारे पास कोई एफिशिएंट वे नहीं है जिसकी हेल्प से जो है वो हम दो प्रोपोजिशन को लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूव कर सकें। अगर हमारे ऊपर इतना लंबा टेबल पड़ा हो सकता है ये भी कहीं पे यूज़फुल हो, इसको कहीं पे यूज़ कर सकते हो, या हमारे पास कोई और तरीका हो इसको प्रूव करने का। तो यहाँ पे हम 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल है दैट इज़ विदाउट इन्वॉल्विंग कंडीशनल और बाई कंडीशनल ऑपरेटर। कोई ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन जिन दो को हमने लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करना हो लेकिन दोनों में ही कंडीशनल या बाई कंडीशनल ऑपरेटर ना यूज़ हो रहा, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है प्रूव करना। लेट्स सी द एग्जांपल। Prove that this proposition compound and this compound proposition are logically equivalent by developing a series of logical equivalences. ट्रूथ टेबल यूज़ किए बगैर हमने प्रूव करना है कि दोनों जो है कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सो द सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड हम इससे स्टार्ट करेंगे और विद फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इसको प्रूव करेंगे कि इस प्रोपोजिशन के ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सो नेगेशन ऑफ पी यूनियन दिस, सो एक तरह से हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो अगर हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, डिमॉर्गन लॉ यूज़ किया है ऑफ द इक्विवेलेंसेस का। द सेकंड इज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अगेन एक दफ़ा जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। वी हैव complement of A intersection B, so it is equal to complement of A union complement of B। यहाँ पे अगेन हमें डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ किया है। अच्छा यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, इसका लेकिन आपने साथ में मेंशन करना है दैट नेगेशन ऑफ P द P। तो यहाँ पे हम यूनिफाइड डबल कॉम्प्लीमेंट या डबल नेगेशन का जो लॉ वो यूज़ कर रहे हैं। और नाउ सी वी हैव वन प्रोपोजिशन इंटरसेक्शन inside bracket a proposition union and other proposition। so in fact हम क्या कर रहे हैं, A intersection B union C, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कंजक्शन ओवर डिस्टिंक्शन वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। यहाँ पे नेगेशन ऑफ P कंजक्शन विद P, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन विद A, दैट इज एम्प्टी, और एम्प्टी को हमने रिलेट किया था F के साथ। यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ P और नेगेशन ऑफ P कंजक्शन विद द नेगेशन ऑफ Q। ओके ये एज इट इज आ गया। ओके यहाँ पे है जो है हम कॉम्युलेटिव लॉ यूज़ करेंगे, इन दो को हम स्विच कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Okay, now we have a proposition and disjunction F।
सो अगर इसकी जो है आइडेंटिटी लॉ क्यों आया, अगर इसकी वैल्यू ट्रू भी हुई तो ट्रू और एफ का आंसर जो है वो ट्रू आता है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आएगी। और अगर इसकी वैल्यूज जो वो फॉल्स हुई तो फॉल्स और एफ का आंसर जो है यहाँ पे इनफैक्ट जो है वो हम सॉरी यूज़ करेंगे आइडेंटिटी लॉ, दैट मीन्स के इसको हमने रिलेट किया था एफ को एम्प्टी सेट के साथ। सो वॉट एवर दिस वैल्यू इज, वॉट एवर दिस सेट इज ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इनफैक्ट दिस सेट। तो आपने उसको रिलेट करके यहाँ से इसको याद रखना है कि इसका आंसर जो है आइडेंटिटी लॉ ऑफ क्या आएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया जो हमें करना था। एंड सेकेंडली, ये एक थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जाम्पल है इन्वॉल्विंग कंडीशनल और बाई कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर हमें प्रूव करना है कि दो कंपाउंड प्रोपोजिशन लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं और उन दोनों में किसी एक में या दोनों में कंडीशनल या बाई कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो रहा हो, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट वो जो टेबल नंबर 6 है वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। सो यहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया है कि मैंने इन दो को इक्विवेलेंट प्रूव करना है, लेकिन साथ यहाँ पे की भी प्रोवाइड की है कि कुछ इक्विवेलेंसेस गिवन है, तो आपको इसमें सूटेबल चूज़ करना है कि आप क्या चूज़ करेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा या आपकी इक्विवेलेंस है वो प्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मुझे प्रूव करना नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन Q। ये हमने यहाँ पे की हेल्प से इसको उठा कर यहाँ पे रखा, इसको यूज़ किया है। और यहाँ पे नेगेशन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। नेगेशन ऑफ P इज P डिसजंक्शन एंड here is negation of Q। तो ये हमें प्रूव करना था। लेकिन हो सकता है कि आप ये जो है वो फर्स्ट जो है वो रूल इसको ना पिक करते, आप किसी और रूल को पिक कर लेते। सो हो सकता है कि आप नेगेशन ऑफ समथिंग को पिक करते। तो नेगेशन ऑफ समथिंग का रूल तो यहाँ पर है, अगर आप इसको यूज़ करें तो भी ऑल्टरनेट वे से इसको प्रूव कर सकते हैं। सो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। यहाँ से रूल देखें, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q हम कैसे यूज़ करेंगे। इसको पहले मैंने लिखा है नेगेशन एज इट इज़, P एज इट इज़, इम्प्लाइज एज इट इज़। Q को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ नेगेशन ऑफ Q से। अब हम इसको रिलेट करेंगे इसके साथ। सो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q का आंसर जो है दिस फर्स्ट प्रोपोजिशन कंजक्शन दिस सेकेंड प्रोपोजिशन। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, दिस फर्स्ट प्रोपोजिशन कंजक्शन दिस सेकेंड प्रोपोजिशन। तो यहाँ से भी ये प्रूव हो जाएगा। Here are some questions to solve. Question number 29, 30 by reading example number 8। एग्जाम्पल नंबर 8 आप रीड करेंगे और उसकी हेल्प से जो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 जो है वो सॉल्व करेंगे।